नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी सेशन में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती हो, ग्रुप 4 की भर्ती हो, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो, पंचायत सचिव हो या आगामी कोई भी नोटिफिकेशन जो यहां पर हिंदी से संबंधित है, हिंदी विषय जिसमें शामिल है, उसके लिए यहां पर हिंदी डेमो क्लास का आगाज हो चुका है। और यकीन मानिएगा मेरे दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार बहुत ही शानदार कंटेंट विद ग्राफिक्स के साथ आपको मिलने वाला है। ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको बताएंगे जो इससे पहले आपने नहीं पढ़ी होगी। होममेड ट्रिक, 0% साइड इफेक्ट, टोटल आयुर्वेदिक। हमेशा आपको जो ट्रिक याद रहे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ऐसे ट्रिक कॉन्सेप्ट से रूबरू कराया जाएगा। और आज के इस क्लास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जी हां, नाम ही निराला है और इनका काम भी निराला है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय और जो भी रचनाएं लिखी हैं उस पर आज हम आपको बहुत ही जबरदस्त कंटेंट बताने वाले हैं। आज की क्लास इसी पर आधारित है। कोई भी एग्जाम हो, आपको हर एक क्लास के लिए, हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि व्यापम की एग्जाम एजेंसी एप्टेक कंपनी आजकल हिंदी साहित्य पर विशेष फोकस कर रही है। तो हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत यह टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें, अस्पताल सहायक के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 से लेकर शुरू हुई थी, 21 मई तक चलेगी। अगले महीने 24 जून को इसका एग्जाम होने वाला है। इसकी स्पेशल टेस्ट हमने लॉन्च कर दी है। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फ्री है। पूरे मध्य प्रदेश की नंबर 1 टॉप लेवल की हमारी टेस्ट सीरीज इस समय चल रही है। आप डेमो देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के अलावा हिंदी की मास्टर टेस्ट सीरीज भैया कतई जहर, मध्य प्रदेश में यह भी पहली बार है जहां पर सभी टॉपिक के 5000 से अधिक प्रश्न शामिल किए हमने। व्यापम के हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी व्याकरण को भी हमने यहां पर कवर किया, देख सकते हैं सारे टॉपिक हैं। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फ्री है, 1 साल की वैलिडिटी इसकी रहने वाली। इसी के अलावा सीपीसीडी का कोर्स है, सीपीसीडी की टेस्ट सीरीज, ग्रुप 4 का कोर्स, ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए यहां पर आपको बताते हैं आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय से आपको अवगत कराते हैं। तो देख सकते हैं यहां पर निराला, यहां पर छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महान स्तंभ है। इससे पहले भी आपको जब मैं पढ़ा रहा था जयशंकर प्रसाद, तो मैंने कहा था जयशंकर प्रसाद छायावादी कवियों के, छायावादी कविताओं के, छायावादी रचनाओं के प्रवक्ता, प्रवर्तक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। छायावादी कवि ऐसे कवि होते हैं जो प्रकृति से संबंधित रचनाएं लिखते हैं, प्रकृति को अपनी मां समझते हैं, प्रकृति के प्रेम का जो भाव है वो उनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। तो प्रकृति से संबंधित रचना लिखने वाले कवि को हम यहां पर छायावाद के नाम से जानते हैं। जो छायावाद के 4 स्तंभ है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा, इसके अलावा महादेवी वर्मा, ये जो सब कुछ शामिल हैं, विशेष रूप से 4 पिलर कहलाते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्राकृतिक रचनाएं यहां पर लिखी हैं। तो छायावाद के 4 स्तंभों में से सूर्यकांत त्रिपाठी नाम यहां पर आता है। इसकी हमने ट्रिक बता दी थी भैया, चारों स्तंभों को याद करने की। प्र सुमन, प्र से प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, सु से सुमित्रा नंदन पंत होगा, म से महादेव वर्मा और न से निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट यहां पर लिखा है कि छंदों की बेड़ियों को तोड़कर मुक्त छंद की स्थापना की। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुक्तक छंद के प्रणेता या प्रवर्तक कौन है। अब आप कहेंगे सर ये मुक्त या मुक्तक छंद क्या होता है। देखिए, छंद का मतलब ही होता है बंधन, मतलब एक प्रकार से बंधन में या नियमों में बंधी हुई जो रचना होती है वो यहां पर छंद कहलाती है। अब छंद देखा होगा, अधिकांश जो कवि या लेखक छंदों की जो रचना करते हैं, तो छंदों की रचना करते समय आपको फॉलो करना पड़ेगा कि इस पंक्ति में भैया इतनी यहां पर मात्राएं होनी चाहिए। कुछ छंद मात्राओं पर आधारित होते हैं, जैसे चौपाई छंद जब भी लिखा जाएगा तो चौपाई छंद का नियम भी है, प्रत्येक चरण में आपको 16 मात्राएं रखना पड़ेगा। इस प्रकार गीतिका, रोला, सोरठा, ये सब कुछ यहां पर मात्रिक छंद पर आधारित है, इसमें मात्राओं को विशेष फोकस माना जाता है। और इसी के अपोजिट फिर हम देखते हैं वार्णिक छंद भी आता है जो वर्णों की संख्या पर आधारित होता है। तो जहां पर कवि को वर्णों या मात्राओं को ध्यान में रखकर रचना लिखना होता है तो वो तो यहां पर छंद कहलाएगा। बट इन्होंने हिंदी कविता का आगाज किया, इन्होंने मुक्तक छंद की यहां पर शुरुआत की, मतलब इन्होंने सभी प्रकार के बंधनों से अलग हटकर
चाहे कोई पंक्ति छोटी हो, उनके भाव के अनुसार यह बढ़ी रही हो। आपने भी स्कूल टाइम में कुछ पंक्तियां देखी होगी, कुछ कविताओं की पंक्तियां थोड़ी सी यहां पर बड़ी रहेगी, फिर छोटी, फिर बड़ी आ गई, फिर छोटी आ गई। मतलब यहां पर मात्राओं या वर्णों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यहां पर कवि स्वतंत्र होता है, वह अपने इसमें भाव महत्वपूर्ण होगा, अपने भाव के अनुसार यहां पर मात्राओं या ये कह सकते हैं वर्णों को घटा बढ़ाकर रचना कर सकता है। तो इसकी शुरुआत भैया किसके द्वारा की गई थी? मुक्तक छंद की शुरुआत निराला जी के द्वारा ही की गई थी। इसलिए कहते हैं कि शब्दों में जिनके विद्रोह था, शब्दों में विद्रोह था, भावों में उजाला था, और हिंदी कविता का हर मुक्त छंद मेरे दोस्तों निराला था, हर मुक्त छंद निराला था। आगे लिखा है कि कविता को जोड़ा आम आदमी के सुख दुख से। इनकी रचनाओं में इन्होंने ये कह सकते हैं कि आम इंसान के सुख दुख संघर्ष की कहानी इन्होंने बताई अपनी कविताओं में। देख सकते हैं संघर्ष दुख और जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा से भरा प्रेरणादायक इनका जीवन रहा है। इनकी एक प्रसिद्ध कविता भी यहां पर मिलती है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, तो निराला केवल कवि नहीं, एक युग की चेतना थे। बिल्कुल यहां पर वो एक सिर्फ कवि नहीं, क्रांति की आवाज थे, और हिंदी साहित्य के आकाश में वो चमकते अंदाज थे। तो ऐसे निराला जी का आज हम जीवन परिचय देख रहे हैं। अब आगे देख सकते हैं लिखा इनका जन्म। देखिए इनका जन्म हुआ है 21 फरवरी 1899। हालांकि कहीं कहीं पर विद्वान 1896 भी मिलते हैं, बट जेनुअल सोर्सेस से जो हमें आंसर मिलता है वो 1899 है। ठीक है, अगला लिखा है जन्म स्थान देखिएगा महिषादल राज्य है मेदिनीपुर, मतलब वर्तमान में तो ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, मूल निवास की बात करें तो देखिए गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश या यूपी में ये इनका मूल निवास था। युग की बात करें तो छायावाद और प्रगतिवाद के भी जनक माने जाते हैं। मुख्य विशेषता है इन्होंने क्या विधाएं लिखी है, तो इन्होंने देखिए कविताएं भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी लिखी है, निबंध लिखे हैं, रेखाचित्र लिखे हैं। ये विभिन्न प्रकार की जो गद्य की विधाएं हैं, इन सभी विधाओं पर इन्होंने काम किया है। अब बात करें देखिएगा इनकी मृत्यु या निधन कब हुआ है, तो 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ था। तो ये एक बेसिक जानकारी इनके जीवन से संबंधित है। अब बात करेंगे एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट की, क्योंकि ऐसे पॉइंट आपको कहीं और यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आपसे पूछे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम क्या था, तो ये मेरे दोस्तों यहां पर देखिएगा निराला जी का वास्तविक नाम यदि आपसे पूछ ले या बचपन का नाम पूछ ले तो यह था सूरज कुमार था। बाद में इन्होंने अपना नाम सूर्यकांत, कांत का मतलब होता है स्वामी, जो सूर्य का स्वामी है। ठीक है, तो इनका नाम बाद में इन्होंने सूर्यकांत यहां पर रख लिया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। 1896 से लेकर देखिए 1961 कहीं कहीं पर 1899 भी दिया रहता है। तो ये इनका आपको मालूम होना चाहिए। इनके बचपन का नाम या वास्तविक नाम पूछे तो ये सूरज कुमार था। आगे बढ़ते हैं, अब महत्वपूर्ण और पॉइंट देखिए। अब प्रारंभिक जीवन और यदि हम शिक्षा की बात करें, इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा था, किस प्रकार इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि निराला जी का जन्म यहां पर बंगाल के महिषादल राज्य में हुआ था, जहां उनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी, यदि इनके पिताजी का नाम आपसे पूछ लिया जाए, वैसे तो मुश्किल है, आएगा नहीं, तो पंडित राम सहाय त्रिपाठी, देखिए ये सरकारी नौकरी में थे इनके पिताजी, और उनका जो मूल परिवार ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव का रहने वाला था। ठीक है, तो क्योंकि जन्म तो मैंने आपको बताया ये वेस्ट बंगाल में हुआ है, बट मूल निवास ये कहां पर रहते थे, तो ये यूपी में रहते थे। आगे बढ़ते हैं निराला जी के बारे में। अब देखो निराला जी का जीवन देखिए संघर्षों से काफी भरा रहा है। इनका जो जीवन है संघर्षों से काफी भरा रहा। कैसे है, आगे आपको धीरे धीरे सारी चीजें बताएंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा है कि दुखों से गड़ा महान साहित्यकार। देखिए बचपन में ही सबसे पहले तो देखिएगा इनकी माता का निधन हो गया है, मतलब माता की जो छत्र छाया थी वो बचपन से ही इनके ऊपर नहीं रही। फिर उसके बाद देखिएगा 15 वर्ष की आयु में इनका जो विवाह था ये मनोहरा देवी से हुआ, किंतु यहां पर आप देख सकते हैं इन्फ्लुएंजा महामारी में असमय पत्नी का, पिता का, चाचा का, भाई का, भाभी, इन सभी का देहांत हो गया। अब आप सोच सकते हैं यदि इस उम्र में यदि आप रहें, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो,
तो देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले तो माता का निधन हो जाता है, फिर 15 वर्ष की आयु में जब विवाह होता है इनका मनोरमा देवी से, फिर इन्फ्लुएंजा महामारी उस समय जब फैली तो उसके चलते पत्नी हो, पिता हो, चाचा हो, भाई हो, भाभी, सभी का देहांत यहां पर हो गया है, और व्यक्तिगत पीड़ा से जन्मी अमर रचनाएं, और उसके बाद इनको जो व्यक्तिगत दुख हुई, जो पीड़ा हुई, वो इनकी रचनाओं में यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, मतलब इतने दुख में भी रहने के बाद भी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। आगे देखिएगा और इनकी जो कहानी है काफी हम आपको बताते हैं। आगे देखो यहां पर इसके बाद उनकी यहां पर देखिएगा एक इकलौती जो पुत्री थी जिसका नाम था सरोज। देखिए सरोज का मतलब होता है कमल से। इनकी एकमात्र जो इकलौती पुत्री सरोज का भी विवाह के कुछ समय बाद देखिए निधन हो गया। यह काफी देखिए मार्मिक, और इस गहरे आघात ने उन्हें झकझोर दिया, जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने अपने प्रसिद्ध शोक गीत सरोज स्मृति में की है। अब यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कवि या लेखक ने अपने ही पुत्री के निधन होने के पश्चात या उनकी स्मृति में, किस लेखक या कवि ने अपनी पुत्री की स्मृति में प्रसिद्ध शोक गीत सरोज स्मृति की रचना की है। तो जो सरोज स्मृति है ये श्रद्धांजलि है, ये अपनी पुत्री के बारे में देखिए इन्होंने जो बातें लिखी है सरोज स्मृति के बारे में। कहते हैं कि जो तुम आ जाती एक बार कितना कुछ मैं कह जाता, मेरे जीवन के सुनय में तुम ही तो संगीत भर जाती, तुम्हारी स्मृति मेरे जीवन की सबसे करुण वीणा है, जिसकी हर तान में विरह की वेदना है और हर स्वर में अश्रु गीता है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, तो देख सकते हैं, तो ये आप कहेंगे कि इतना संघर्ष रहा है, इतना दुख रहा है, इतनी पीड़ा है जो कि बचपन से ही उन्हें मिली, उसके बावजूद भी साहित्य से इनका लगाव, इन्होंने अपनी कलम हमेशा ही चलाते रहे। मतलब हमें कह सकते हैं कि कलम उनकी तूफानों से टकराती रही, कलम उनकी तूफानों से टकराती रही, और दर्द में भी उनकी कविता मेरे दोस्तों मुस्कुराती रही, दर्द में भी उनकी कविता मुस्कुराती रही। मतलब आप सोचो अपनी ही पुत्री के निधन, उन्होंने अपनी पुत्री का जब निधन हुआ तो उन्होंने उसके शोक को भी गीत में बदल दिया, पुत्री के निधन के शोक को गीत में बदल दिया, और वो महाप्राण निराला ही थे जिन्होंने ये काम किया। ठीक है, आगे देखो, तो यहां से याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, किस कवि ने अपनी पुत्री की स्मृति में सरोज स्मृति इसे प्रसिद्ध शोक गीत की यहां पर रचना की है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही की है। देख सकते हैं यहां पर उसके बावजूद भी इन्होंने अपना लेखनी का काम जारी रखा है। अब बात करते हैं यहां पर इनके उपनाम कौन कौन से हैं। देखिए इनका निराला तो उपनाम था, ठीक है, निराला जो बाद में जोड़ा गया है इसमें हम चर्चा करेंगे। छायावाद का इन्हें महेश भी कहा जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश किसे कहा जाता है। तो ब्रह्मा तो जयशंकर प्रसाद को, विष्णु सुमित्रनंदन पंत को, और महेश किसे कहा जाता है, तो महेश कहा जाता है भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और शक्ति देवी या शक्ति का अवतार किसे माना जाता है, महादेवी वर्मा को, छायावाद का। ठीक है, तो देखिए छंद के बंधन से रहित उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, सामाजिक विषमताएं इनको मिली, विद्रोही स्वभाव इनका रहा, हिंदी का वायरन है, बसंत का गुरुदूत, ये सारे हम आपको बताने वाले हैं कि इनके उपनाम क्या क्या थे। तो देख सकते हैं क्यों कहा जाता है निराला को महाप्राण और महेश, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस कवि को महाप्राण कहा जाता है। तो देख सकते हैं निराला कैसे नाम पड़ा है, सबसे पहले तो मतवाला पत्रिका में, ठीक है, मतवाला पत्रिका में लिखते समय उनका यह नाम पड़ा, उनके अक्खड़ फक्कड़ और लीक से हटकर चलने वाले स्वभाव के कारण इन्हें निराला कहा जाता है। तो नाम ही निराला नहीं है, उनका वास्तव में काम निराला था, जिसके कारण इन्हें निराला कहा गया। आगे फिर देखिए इन्हें महाप्राण की संज्ञा भी दी जाती है। तो हिंदी जगत के प्रसिद्ध आलोचक और रचनाकारों द्वारा उनके विशाल हृदय, गंभीर जीवन दर्शन और उनकी कविताओं में मौजूद प्रचंड ओज और ऊर्जा के कारण इन्हें महाप्राण की उपाधि दी गई है। ठीक है, और अगला लिखा है छायावाद का महेश, महेश का मतलब शिव है। छायावाद के 4 स्तंभों में प्रसाद देखिए ब्रह्मा,
पंत विष्णु और निराला जी को महेश या शिव माना जाता है। जैसे शिव ध्वंस और नव निर्माण के देवता हैं, वैसे इन्होंने पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर नए मुक्त छंद की यहां पर स्थापना की। जिसमें आपको कहा था कि किसी प्रकार के बंधन में रहकर, मात्राओं या वर्णों के बंधन में रहकर इन्होंने रचना नहीं की है, इन्होंने भावों को प्रधान माना है और अपने अनुसार रचनाएं लिखी है। तो बिना बंधन के लिखी हुई या जो रचना होती है वो मुक्तक छंद कहलाती है। इसलिए मुक्तक छंद के जो प्रणेता माने जाते हैं एक कवि नहीं, ये एक युग निर्माता थे निराला। और देख सकते हैं कुछ पंक्तियां ली गई हैं कि बह तोड़ती पत्थर, काफी फेमस इनकी रचना है, कविता है। बह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर और इनके अन्य नाम क्या, क्यों कहा जाता है निराला जी को इतने विशेष नामों से, क्यों कहा जाता है निराला जी को इतने विशेष नामों से? देखिए, इसके अलावा इन्हें क्रांतिकारी और विद्रोही कवि भी कहा जाता है। हिंदी कविता में स्थापित परंपराओं, छंदों के बंधन और सामाजिक विषमताओं के खिलाफ सबसे मुखर आवाज उठाने के कारण इन्हें क्रांतिकारी कवि या विद्रोही कवि भी कहा जाता है। अब देखिए, इनकी कविताओं में विद्रोह था, जिसमें मैंने कहा था कि शब्दों में विद्रोह था, भावों में उजाला था और हिंदी कविता का हर छंद निराला था। इन्होंने समाज में फैली जो रूढ़िवादी है सोच थी लोगों की, जो अंधविश्वास था, उस पर खुलकर इन्होंने लिखा है। इस कारण इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता है। अगला लिखा हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। पाश्चात्य साहित्य या वेस्टर्न लिटरेचर के प्रसिद्ध और विद्रोही स्वभाव के कवि लॉर्ड वायरन से समानता के कारण कुछ आलोचक इन्हें हिंदी साहित्य का वायरन भी यहां पर कहते हैं। और अगला लिखा है बसंत का अग्रदूत भी कहा जाता है। निराला जी का जन्म बसंत पंचमी के दिन माना जाता है। ठीक है, उन्होंने हिंदी साहित्य में चेतना और नए युग की शुरुआत की थी, इसलिए उन्हें देखिए बसंत का अग्रदूत भी यहां पर कहा जाता है। तो ये यहां पर कुछ उपनाम थे, वह एक व्यक्ति नहीं, पूरा यहां पर एक युग थे। एक बार सभी वही अभ्यर्थी वीडियो को भैया लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ना झुके थे, ना वो झुके सत्ता से, ना रुके संघर्ष से, निराला अमर है हिंदी के प्रत्येक हर्ष में। ठीक है, कुछ और उनके लिए देखिए मैं लाइनें कहूंगा कि जिसकी लेखनी में आग और आंसू दोनों थे, जिसकी लेखनी में आग और आंसू दोनों थे, वही हिंदी साहित्य के सच्चे योद्धा थे। और दर्द को जिसने कला बना दिया उसने ही खुद को निराला बना दिया, उसने ही खुद को निराला बना दिया है। तो ऐसा यहां पर इनका संघर्ष रहे, जीवन रहा है, बट उसके बावजूद भी उन्होंने साहित्य के प्रति, रचनाओं को लेकर विशेष रूप से जो लगाव रहा था, जो दुख परेशानी उन्होंने अपने जीवन में झेले थे, वो सब कुछ उनकी कविताओं में देखने को मिलता है, जिस कारण इन्हें क्रांतिकारी, विद्रोही, कई अलग अलग नामों से मेरे दोस्तों इन्हें जाना जाता है। अब बात करेंगे निराला जी की, देखिएगा साहित्यिक विशेषताएं क्या रही। देखिए, वे टूटे नहीं, वे झुके नहीं, इतिहास के सबसे बड़े कवि बने हैं। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी, उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रवृत्तियों को देखने को मिलती है। देखिए, इनको यहां पर साहित्यिक विशेषता क्या है। पहले तो जैसे मैंने कहा कि मुक्तक छंद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी कविताओं को पारंपरिक छंदों के अनुशासन से मुक्त कर मुक्त छंद की यहां पर शुरुआत की है। और इसके संदर्भ में एग्जाम में आता है कि कौन सी रचना को मुक्तक छंद का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, तो इन्हीं की जो कविता है जूही की कली, जो आई थिंक 1916 में आई थी, जूही की कली मुक्तक छंद का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, जिसमें किसी प्रकार के छंदों के नियमों को पालन नहीं किया गया है। अगला लिखा देखिए, विद्रोह और क्रांति का स्वर, वे शोषक वर्ग और सामाजिक कुरीतियों के सख्त खिलाफ थे। बादल राग जैसी कविताओं में उनका क्रांतिकारी रूप दिखता है। मतलब जो लोगों की रूढ़िवादी सोच हुआ करती थी या छूत अछूत को माना करते थे, जात पात का भेद किया करते थे, इन सब पर इन्होंने यहां पर खुलकर क्रांति का स्वर विद्रोह किया है। उदाहरण जैसे बादल का राग इसका अच्छा उदाहरण है। अगला लिखा है यथार्थवाद और करुणा। देखिए, भिक्षुक और बह तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं में उन्होंने समाज के सबसे शोषित और गरीब वर्ग का जीवंत चित्रण किया है। जैसे जो ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए पूरी कविता पढ़ेंगे कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो इस भरी गर्मी में एक महिला इलाहाबाद के पथ पर पत्थर को तोड़ रही है और अपने जीवन यापन को किस प्रकार आगे बढ़ा रही है, अपनी जीविका के लिए क्या क्या कर रही है, वो सब कुछ उन्होंने शोषित वर्ग, गरीब वर्ग के बारे में भी बताया है। तो यथार्थवाद और करुणा भी उनकी रचनाओं में मिलता है।
आगे लिखा है राष्ट्र प्रेम और रहस्यवाद। उनकी रचनाओं में देखिए भारत के गौरवशाली अतीत और अध्यात्म, विशेष कर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के दर्शन का गहरा प्रभाव। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सबसे ज्यादा किससे यहां पर प्रभावित थे, तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से, दर्शन से काफी प्रभावित थे। और ये उनका जो प्रभाव, इनकी रचना राम की शक्ति पूजा में भी देखने को मिलती। कई बार एग्जाम में पूछा गया राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो निराला जी। तो निराला जी अपने लेखनी से समाज को उन्होंने जगाया, मनुष्य को उसकी गरिमा का सबसे बड़ा बोध कराया और साहित्य को एक नई दिशा यहां पर इनके द्वारा प्रदान की गई थी। आगे देखो, अब बात करें निराला जी की जो रचनाएं हैं, जितनी भी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, उन रचनाओं को हम शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं किस प्रकार से याद रखेंगे। बहुत ही, इससे पहले मैंने आपको जितनी भी रचनाएं बताई, सूरदास की, तुलसीदास की, जयशंकर प्रसाद की या कवि देव की, और अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर निराला जी इसके संबंधित कौन कौन सी रचनाएं पूछी जाती हैं। देखिए इस पर हमने एक स्टोरी बनाई है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी। देखिए स्टोरी क्या है, स्टोरी यह है कि निराला जी के घर पर राम की शक्ति पूजा, निराला, कलर चेंज कर लेते हैं, निराला जी के घर पर राम की शक्ति पूजा का प्रोग्राम था। ठीक है, मतलब इनके घर पर भैया भगवान श्री राम से संबंधित एक, यहां पर आप कह सकते हैं, प्रोग्राम चल रहा था। ठीक है, अब सभी व्यवस्था की जिम्मेदारी पत्नी अनामिका तथा बेटी गीतिका और उनकी सखियां अलका प्रभावती पर थी। और पूजा के लिए किसको बुलाया गया था, तो बोले पूजा के लिए तुलसीदास जी को बुलाया गया, और साथ में उनकी अप्सरा समान निरुपमा बीवी चतुर को भी बुलाया गया था। फिर तुलसीदास जी संध्या की बेला में गीत गाते हुए जूही की कली, कुकुरमुत्ता, इसके अलावा लीली, चमेली और परिमल के नए पत्तों से राम जी की अर्चना और आराधना करते हैं। देखिए जिस प्रकार हमारे घर में भी यदि कोई कोई प्रोग्राम हो रहा है या फिर हम सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह भी कराते हैं, तो आपने देखो पुरोहित जी आते हैं, पंडित जी आते हैं, तो उसकी तैयारी पूरे घर में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। हमें कहा जाता है ये मार्केट से फल ले आओ, फूल लेकर आ जाओ, ठीक है, केले के पत्ते लेकर आ जाओ, और फिर मंत्र उच्चारण से कभी जो पंडित या पुरोहित आते हैं वो अपनी अर्चना आराधना शुरू करते हैं। तो बस एक कहानी मैंने आपके मन में फिट कर दी। जैसे आप यदि यहां पर आप देखोगे पूरा जो दृश्य इस प्रकार से, बिल्कुल देख सकते हैं कितना हम अब ग्राफिक्स के माध्यम से पूरा प्रयास करें। तो जब भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं की बात आएगी तो आपको याद आएगा, यार सर ने कुछ बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के घर पर राम की शक्ति पूजा रखी गई थी, राम भगवान की पूजा अर्चना रखी गई थी, और फिर उसकी जो जिम्मेदारी थी उनके घर के अलग अलग सदस्यों पर, पत्नी पर, उनकी पुत्री पर, उनकी सखियों पर थी। और फिर उसके बाद तो भगवान पूजा करने के लिए किसको बुलाया गया, तो बोले गोस्वामी तुलसीदास जी संत शिरोमणि है, तो उन संतों को, तुलसीदास जी को बुलाया गया था। और फिर शाम के समय संध्या की बेला में पुष्पों के साथ, अलग अलग पुष्पों के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ अर्चना आराधना भगवान श्री राम की जाती है। तो मतलब पूरा जो कंटेंट, कहने का मतलब एक कहानी का, ये आपको याद हो गया है। अब एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या नहीं है, तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इतने सारी कवि या लेखक हुए, अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाता है। बट हमने कहा कि हम नहीं होंगे देंगे आपको कंफ्यूज, चाहे वल्फ हो जाए फ्यूज। तो देखिए इससे देखिए कौन कौन सी रचनाएं बनी है, जो पूरी हमने स्टोरी बनाई, देखिए कितनी बढ़िया है। देख सकते हैं यहां पर राम की शक्ति पूजा का प्रोग्राम था, तो जिम्मेदारी बोले अनामिका पर, उनकी पत्नी पर थी, गीतिका उनकी बेटी थी, और उनकी जो सखियां हैं अलका प्रभावती पर थी। ठीक है, और पूजा के लिए किसको बुलाया गया, तो बोले तुलसीदास जी को बुलाया गया। तुलसीदास जी के साथ उनकी अप्सरा समान निरुपमा बीवी भी आई थी, जो कि चतुर थी। ठीक है, और उसके बाद शाम के समय जब पूजन अर्पित किया गया, तो पूजन में जूही की कली, कुकुरमुत्ता, लीली, चमेली, परिमल जैसे पत्तों के नए पत्तों या फूलों का प्रयोग किया गया। तो इससे रचनाएं कौन कौन सी बनेगी, सबसे प्रमुख रचना इनकी राम की शक्ति पूजा, अनामिका से अनामिका, गीतिका से गीतिका, अलका से अलका, प्रभावती से प्रभावती, तुलसीदास से तुलसीदास, अप्सरा से अप्सरा, निरुपमा से निरुपमा, चतुर से यहां पर चतुर चमार, इस प्रकार से रचनाएं। और ये सारी रचनाएं इनकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो इन सबसे राम जी की अर्चना और आराधना की जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान भाषा में स्टोरी के माध्यम से भैया जबरदस्त हमने आपको बता दिया। इससे ट्रिक जो आप हमेशा याद रखें, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी सारी रचनाएं नगद केस क्लास में आपको याद ही हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पर वैसे तो मैंने सभी रचनाओं को एक साथ स्टोरी में अब बांध कर आपको बता दिया, बट इसमें से भी आप कहें
सर इनकी कविताएं कौन कौन सी, इसमें से उपन्यास कौन कौन से, निबंध कहानी कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए भी हमने देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया। जब बात करेंगे काव्य संग्रह की, मतलब काव्य संग्रह इसमें से कविताएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए यहां पर कविताओं को याद करने की ट्रिक क्या है, एक कहानी से 8 संग्रह हमेशा याद हो जाएंगे। कहानी यह है कि ट्रिक यह है कि अनामिका और परिमल ने गीतिका के साथ तुलसीदास के मंदिर में अणिमा बेला के नए पत्ते अर्चना को चढ़ाए, अर्चना के लिए चढ़ाए। तो देख सकते हैं यहां पर तुलसीदास जी के ये मंदिर में यहां पर आई हैं, कौन कौन है, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, अणिमा है, ठीक है, ये सब यहां पर चढ़ा रही है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए कौन कौन सी यहां से रचनाएं बन जाएगी, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, ये इनकी कविताएं हैं। अब देखिए वैसे ईयर तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है, 10th एनसीईआरटी वेस्ट यहां पर आपको पेपर मिलेगा। बट ठीक है, जब आप वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी करते हो तो वहां पर फिर ज्यादा डीप में वर्ग 1 में तो ईयर भी जाते हैं, कौन सी रचना किस वर्ष में रचित की गई, बट आपके एग्जाम इतनी आएगा। तो कहानी से जोड़ो, हमेशा के लिए याद रखें, तो ये देख सकते हैं। इसी के अलावा अतिरिक्त अर्चना के बाद उन्होंने देखिएगा लिखा है आराधना और गीत कुंज, याद रखने की ट्रिक इसकी बन जाएगी अर्चना की आराधना। और यही सेम चीज देखिएगा और बेहतरीन ग्राफिक्स आप देख सकते हैं यहां पर, एक की अनामिका परिमल ने गीतिका के साथ तुलसीदास के साथ मंदिर में अणिमा बेला के नए पत्ते अर्चना को चढ़ाए। तो देख सकते हैं यहां पर ये तुलसीदास जी का मंदिर है और इसमें अनामिका है, परिमल है, गीतिका है यहां पर, और अणिमा बेला नए पत्ते यहां पर चढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। ये पूरा सभी रचनाओं का जो विश्लेषण है, इसकी डिकोडिंग यहां पर की गई है, उनका ईयर देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे इनके क्या थे मेरे दोस्तों, यहां पर काव्य संग्रह थे। अब बात करें यहां पर तुलसीदास को लेकर, मैं खास यहां पर चर्चा करूंगा क्योंकि ये तुलसीदास नाम आ रहा है। तुलसीदास इनकी एक प्रसिद्ध 101 छंदों वाला एक इनका खंड काव्य है। एक आपने महाकाव्य सुना है, खंड काव्य, जिसमें जीवन के एक भाग का वर्णन होता है। तो तुलसीदास जी का जो जीवन है, किस प्रकार से पत्नी की कहने पर या पत्नी की फटकार लगाने पर, पत्नी की उलाहना देने पर किस प्रकार से रामचरितमानस की रचना की है, किस प्रकार लोग जीवन में लोग वो उसमें विख्यात हुए, सब कुछ उन्होंने अपने इस खंड काव्य तुलसीदास में बताया। तो लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रसिद्ध एकमात्र जो खंड काव्य है वह तुलसीदास है। अंतर द्वंद्व से आत्म शांति तक की अमर गाथा इन्होंने यहां पर लिखी है। और क्या क्या आपसे पूछ लिया जाए इसमें, देखो कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1938, ठीक है, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी में हुआ था। प्रकाशन वर्ष शांत रस है, शुरुआत में श्रृंगार रस का भी यहां पर दिखाई देता है लेकिन अंत तक आते आते शांत और भक्ति रस में बदल जाता है। और मुख्य विषय तुलसीदास जी का अंतर्द्वंद रत्नावली द्वारा दी गई सीख और उनके महाकवि बनने का जो पूरा सफर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने इस खंड काव्य तुलसीदास में लिखा है। तो देख सकते हैं, जब पत्नी के एक वचन ने जगा दी थी भक्ति की ज्योति, तब जन्म हुआ तुलसीदास जैसे महाकवि का। उनकी पत्नी के द्वारा कहा गया था, उनकी पत्नी के द्वारा कहा गया था कि जिस प्रकार से मेरे तुम इस चमड़ी से युक्त, चर्म युक्त शरीर से जितनी प्रीति रखते हो, यदि इतनी प्रीति आपको यदि भगवान श्री राम से होती तो आपको फिर सांसारिक किसी प्रकार की मोह माया किसी प्रकार की चीज का भय नहीं होता। पंक्ति, इस पंक्ति के बाद उनका जीवन में बदलाव आता है और रामचरित जैसे महान महाकाव्य की रचना वो करते हैं। तो ये सब कुछ तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने इस खंड काव्य तुलसीदास में बताया है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे उपन्यास को याद करने की ट्रिक इनकी क्या रहेगी। तो देखिए, अप्सरा, अलका ने प्रभावती और निरुपमा की चोटी पकड़ी, ठीक है। ट्रिक का विश्लेषण यहां पर देख सकते हैं, अप्सरा है, ये अलका है, ये प्रभावती है, निरुपमा है। तो ये देख सकते हैं अप्सरा और अलका ने प्रभावती और निरुपमा की क्या पकड़ी है, चोटी पकड़ी है। आपने देखा स्कूल टाइम में पहले जो स्कूलें हुआ करती थी, लड़कियों को 2 चोटी रखवाया करते थे, ठीक है। 2 चोटी करके आओ तो बोले चुगल चोटी तेरी 2-2 चोटी ठीक है। हमारे देश किसी भी जाति धर्म समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा चोटी पकड़ी से चोटी की पकड़, ये ईयर भी आप देख सकते हैं। सारी रचनाएं आपको याद मिलेंगी। ट्रिक याद रखें, उपन्यास कभी नहीं बोलेंगे। तो ये सारे इनके मेरे दोस्तों क्या थे, उपन्यास थे। अब उपन्यास के बाद में बात करूं कहानी संग्रह कौन कौन से, तो एक ट्रिक 4 कहानी याद हो जाएंगी। इसकी ट्रिक क्या है, देखिए लिली, हाँ भैया लिली पता नहीं कब से नहीं मिली, ठीक है। लिली और सुकुल की बीवी सखी बन गई लेकिन चमार चतुर निकला। क्या चमार मेरे दोस्तों चतुर निकला। तो देख सकते हैं यहां पर
ये लिली 1934 में, सकुल की बीबी 1941, सखी यहां पर ये है, और यहां पर चतुरी चमार, चतुरी चमार, चतुर चमार से चमार, चतुर से चतुरी चमार इनकी रचना बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर सभी ट्रिक का हमने विश्लेषण करके है, कौन सी यहां पर बनेगी। ईयर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये सारी आप चीजों आपको ध्यान में रखना है। कितने बेहतरीन ग्राफिक्स से हम आपको सब कुछ यहां पर बता रहे हैं भैया। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला यहां पर नेक्स्ट, अब बात करेंगे निबंध संग्रह कौन कौन से इनके रहे थे। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखिए प्रबंध पदम, ठीक है, पदम का मतलब क्या होता है, कमल। प्रबंध पदम हाथ में लेकर चाबुक चलाया, ठीक है, प्रबंध है, पदम है, ठीक है, प्रबंध पदम हाथ में लेकर क्या चलाया भैया, इसने चाबुक चला दिया। क्या चला दिया, चाबुक चला दिया। तो देख सकते हैं इससे जो रचनाएं बनेगी, प्रबंध से तो प्रबंध बन जाएगा इनका निबंध, पदम से पदम बन जाएगा, चाबुक से चाबुक बन जाएगा। इसे जोर से 2 बार बोले, 2 से 3 बार दोहराएं, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और देख सकते हैं इसके अलावा प्रबंध प्रतिमा भी इनका एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, एक बार समझो हमेशा याद रखो। तो ये जो मैं जितनी भी रचनाएं पढ़ा रहा हूं, पंचायत सचिव, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 या ग्रुप 4 है, या सब इंजीनियर है, या फिर वन रक्षक का जो एग्जाम अभी होने वाला है, या अस्पताल सहायक, सभी व्यापम के एग्जाम के लिए काफी कारगर सिद्ध होने वाली है, ठीक है। ये हमारी जो ट्रिक है। चलिए, तो ये थी पूरी आज मेरे दोस्तों रचना गोस्वामी, तो सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित जो रचनाएं, इनका जो जीवन परिचय हमने आपको बताया। आई होप आपको काफी सारी चीजें इनके बारे में पसंद आएगी, क्योंकि किताबों में नहीं एहसासों में मिलते हैं निराला, किताबों में नहीं एहसासों में मिलते हैं निराला, और हर विद्रोही शब्द में बसते हैं निराला, हर विद्रोही शब्द में बसते हैं निराला। तो ये थी निराला जी के बारे में जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। आपकी इस पर क्या राय, क्लास कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपके जो प्यारे पर एक कमेंट्स होते हैं, इन्हें पढ़कर हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट लेकर हम आपके लिए आते हैं, और ये जो पूरा कोर्स है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अगले क्लास में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम सर।